हेलो फ्रेंड्स, और उषा स्टडी पॉइंट में हम यहाँ पे देखेंगे तुलनात्मक राजनीति एवं फर्स्ट ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो आमंड पावेल हैं, इनके द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक वाद का अनुप्रयोग किसका अनुप्रयोग था? तो डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था का अनुप्रयोग था। यानी डेविड ईस्टन ने जो आगत निर्गत यानी इनपुट आउटपुट का जो सिद्धांत दिया था, उसी के आधार पर इन्होंने आमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण या विभिन्नीकरण, ये तीनों ही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी, ये किसका कथन है? तो ये जेलिनेक का कथन है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं, उनके सबके 50 के अलग अलग संविधान हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं या न्यायाधीशों द्वारा मान्य है। ये कथन किन देशों पे लागू होता है? तो भारत और अमेरिका, 2 देशों पे लागू होता है। और यदि विकल्प में अमेरिका हो तो केवल अमेरिका भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है लिखित और अलिखित संविधानों के बीच मात्रा का भेद है, प्रकारों का नहीं, किसका कथन है? गार्डनर का बहुत ही फेमस कथन है कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच जो है केवल मात्रा का भेद है, प्रकारों का नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे इस पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछता है कि जो आमंड हैं उन्होंने भी डेविड ईस्टन की ही तर्ज पे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने भी कुछ आगत बताए और कुछ निर्गत कृत्य बताए। तो 4 आगत बताए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है, इनका क्रम भी पूछ लेता है, इन कौन सा है कौन सा नहीं है ये भी पूछ लेता है। तो पहला है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, फिर है हित स्पष्टीकरण, देन है हित समूहीकरण, और चौथा है राजनीतिक संचार। तो पहला और चौथा भी याद रखेंगे तो आप क्रम से लगा लेंगे। पहला है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती और चौथा है राजनीतिक संचार। निर्गत कृत्य की बात करें तो नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय। अगला क्वेश्चन है आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का कौन सा संघटक नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, और ये तीनों ही हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योगदान दिया? तो लास्की ने योगदान दिया। कि ये जो है तुलनात्मक राजनीति को राजनीति विज्ञान की उपशाखा मानते हैं लास्की। क्वेश्चन अगला है राजनीतिक विकास का सूचक क्या नहीं है? तो आप जानते ही राजनीति विकास के 3 सूचक बताए थे ल्यूशियन पाई ने, समता, क्षमता और विभेदीकरण। तो ये तीनों तो हैं, भाईचारा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। राजनीति व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? तो हित वृद्धि उनका कार्य नहीं है। वो हित अभिव्यक्तिकरण को भी बताएंगे, हित संचयीकरण या सामूहिकरण करेंगे, राजनीतिक संचार करेंगे, लेकिन हितों की वृद्धि नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु ने कौन सी विधि को अपनाया था? तो वैज्ञानिक विधि को अपनाया था अरस्तु ने। जैव राजनीति की अवधारणा फूको से संबंधित है। सभ्यताओं का टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सैमुअल पी हंटिंगटन का है। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा इसमें कह रहा है कि आमंड और वर्बा ने जो राजनीति संस्कृति का वर्गीकरण दिया है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें जो है संकुचित भी है, प्रजाभावी भी है, सहभागी भी है, संवैधानिक नहीं है। 3 वर्गीकरण इन्होंने किया। संकुचित यानी नैरो, प्रजाभावी यानी कई बार इसको अधीनस्थ भी बोलते हैं, और सहभागी। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत किसकी उपेक्षा की गई? तो अनुभाविक अन्वेषण, इसको क्या बोलते हैं? जैसे प्रयोग करके उस चीज़ का अनुभव करना, इस तरह के अन्वेषण का उसमें अभाव था। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राज्य की कार्यविधि से।
आमंड एवं पावल ने ये सिद्धांत दिया था। एंड इसमें एक और क्वेश्चन था, कौन सा एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक हैं? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ल्यूशियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात यही करते हैं। इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीति विकास की 3 विशेषताएं भी बताई हैं ल्यूशियन पाई ने, समता, क्षमता और विभेदीकरण। तो राजनीतिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उससे कौन जुड़ा है? ल्यूशियन पाई। तो किताब का नाम आई होप कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ल्यूशियन पाई ने ही राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं, समता, क्षमता और विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार कितने प्रकार के कार्यों को करती है जो राजनीतिक व्यवस्था है? तो 4 प्रकार के कार्यों को करती है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसे आगत भी कहते हैं। तो इनके कार्य हैं राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार। राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को ल्यूशियन पाई ने समता कहा है, उसे आमंड क्या कहते हैं? तो सांस्कृतिक लौकिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विकास का तात्पर्य किसके विकास से है? तो राजनीतिक नेतृत्व के विकास से है। कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एजेंट जो है नहीं है? तो प्राकृतिक विज्ञान समाजीकरण राजनीतिक समाजीकरण का एजेंट नहीं है। बाकी परिवार, मास मीडिया, धर्म, स्कूल सभी क्या हैं? राजनीतिक समाजीकरण में योगदान देते हैं। राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड एवं वर्बा ने किया था। तो यहाँ वर्बा का नाम नहीं है, तो आमंड हो जाएंगे ओनली। नेक्स्ट है, सीनेट में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं? तो 100 होते हैं, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट में जाते हैं। सीनेट वहाँ की कांग्रेस यानी संसद का उच्च सदन है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज को हम वहाँ की व्यवस्थापिका का निचला सदन कहते हैं। अर्थात भारत में जो लोकसभा है, फ्रांस में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहते हैं। फिर कह रहा है कि विकसित संविधान का उदाहरण कौन है? तो ब्रिटेन है। यहाँ का संविधान जो है निर्मित नहीं हुआ है, विकसित है और अलिखित है। संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? तो संवैधानिक राजतंत्र इंग्लैंड में ही है। संविधान भी है और राजतंत्र भी है, यानी वहाँ राजा भी है। और संवैधानिक मतलब संविधान लिखित नहीं है, लेकिन संवैधानिक शासन है वहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। तो ये किस न्यायपालिका के बारे में है? तो ये अमेरिका के बारे में है। हालांकि अगर विकल्प में अमेरिका और भारत दोनों को दे तो हम दोनों पे लगाएंगे। ये क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसमें भारत और अमेरिका दोनों ऑप्शन में थे कि ए और बी दोनों, तो हमने सी को लगाया था, ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुख्यतः यह अमेरिका से संबंधित है, इसलिए अमेरिका सही है। संविधानवाद कैसा होता है? तो ना तो ये कठोर होता है ना अस्थायी। संविधानवाद जो है गतिशील होता है, ठीक है। ये स्थायी नहीं होता है। स्थायित्व तो इसमें पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद स्थायी नहीं होता, वो गतिशील और समय की और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होता है। कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? तो CF स्ट्रॉन्ग। और एक हमने पढ़ा था कि कौन लिखित संविधान में जो है मात्रात्मक परिवर्तन को नहीं मानता है, ठीक है, तो वो थे गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बार बार पूछा है। प्रथम 10 संशोधनों द्वारा बिल ऑफ राइट को अमेरिका में जोड़ा गया, या अमेरिका में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीति चिंतन में संविधानवाद का जनक है? तो अरस्तु हैं। इन्होंने ये संविधानवाद के जनक माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्ति का क्या अर्थ है? तो निहित शक्ति का अर्थ है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी वे शक्तियाँ जो है जो संविधान में लिखित नहीं है या स्पष्टतः जिनका उल्लेख नहीं है, वो केंद्रीय सरकार को मिलती हैं अमेरिका में, उसे ही निहित शक्तियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलिखित संविधान जो है किसे अपनाता है? तो रीति रिवाजों को, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समय पर निर्मित संविधि, उपरोक्त सभी को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि
कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहता है? तो हरमन फाइनर जो है संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहते हैं। संविधानिक शासन की जो संकल्पना है संविधानिक उसे कहाँ खोजा जा सकता है? तो प्राचीन यूनानी काल में इसको खोजा जा सकता है। हम जानते हैं कि और एरिस्टोटल यूनान से ही संबंधित थे और उन्हें जो है राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का भी जनक कहा जाता है। 158 देशों का उन्होंने अध्ययन किया था एरिस्टोटल ने, और संवैधानिक शासन की भी संकल्पना उन्होंने दी थी अपने पुस्तक पॉलिटी में। पॉलिटिक्स जो है उनकी पुस्तक का नाम है, और पॉलिटी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन कहा था। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन की विशेषता क्या होती है? तो सीमित सरकार, मौलिक अधिकार, विधि का शासन, उपरोक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ये बोंदा का कथन है। बोंदा को जीन ब्लॉन्डेल भी कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यानी तुलनात्मक राजनीति का जो हम अध्ययन कहते हैं वो वर्तमान राजनीति विज्ञान का हृदय है, ऐसा एम कर्टिस का कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? नो डाउट अरस्तु थे। नेक्स्ट है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अरस्तु द्वारा ही किया गया। आमंड और वर्बा का जो राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो सांविधानिक है, संकुचित है, प्रजाभावी है, सांविधानिक नहीं है, संकुचित, प्रजाभावी और सहभागी है। अगला क्वेश्चन है, आमंड और पावेल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक वाद का अनुप्रयोग किसका अनुप्रयोग था? तो ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था का जो है यानी जो ईस्टर्न का आगत निर्गत सिद्धांत था उसी का अनुप्रयोग था जो है आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ल्यूसेन पाई की विकास की राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसी तरह की एक ल्यूसेन पाई की किताब भी है। तो राजनीतिक विकास की इन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण या विभिन्नीकरण। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जीन ब्लॉन्डेल जो है, इनको जीन बोंदा भी कहते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक हैं जीन बोंदा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा तत्व राजनीति संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाता है? तो सर्वाधिक जो भूमिका निभाता है वो है विश्वास एवं मूल्य। अगला कथन कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आमंड एवं सिडनी वर्बा के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति में फर्स्ट ईयर के लिए अत्यंत जो है इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने। तो क्वेश्चन है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? डेविड ईस्टन की है। डेविड ईस्टन काफ़ी महत्वपूर्ण है तुलनात्मक राजनीति में, इसलिए इनकी पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसे याद करने का टिक ये है कि इन्होंने सिस्टम की जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, यानी जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण, वो सर्वप्रथम डेविड ईस्टन ने किया अपने आगत निर्गत सिद्धांत के द्वारा। तो इनकी किताब का नाम क्या है? अ सिस्टम एनालिसिस। इसी में इन्होंने जो है व्यवस्था विश्लेषण यानी आगत निर्गत का सिद्धांत भी दिया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है या कार्य नहीं है? तो अंतःपाशी नहीं है। 4 कार्य उन्होंने बताए थे। पहला था राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, फिर था हित अभिव्यक्तिकरण, देन हित समूहन और देन राजनीतिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूसेन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के क्या लक्षण हैं? ये क्वेश्चन कई बार हमने पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। समानता, क्षमता और विभेदीकरण ल्यूसेन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण हैं। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसको अभी हमने ऊपर देखा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है ये ल्यूसेन पाई की किताब होगी, और एक है
सिस्टम एनालिसिस वो डेविड ईस्टन की किताब है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए फिर से आ गया। देखिए, बिल ऑफ राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम 10 संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन में है, ठीक है। और भारत में बहुदलीय है, ब्रिटेन में द्विदलीय है, और फ्रांस में भी क्या है? फ्रांस में द्विदलीय व्यवस्था है। सॉरी फ्रेंड्स, फ्रांस और भारत, यहाँ पे फ्रांस और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बाकी जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ सभी जगहों पे द्विदलीय व्यवस्था है। भारत और फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि चीन जो है वहाँ एक दलीय व्यवस्था है। साम्यवादी पार्टी वहाँ पे CNP वहाँ पे काम करती है। चाइना में कम्युनिस्ट CNP उसका जो है वहाँ पे एक ही पार्टी है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। इन्होंने ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में, और इन्हें अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जाता है। कौन सा इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है? तो प्रशासनिक विधि फ्रांस से संबंधित है, सही है। न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्ति, ये अमेरिका की विशेषता है, न कि स्विट्जरलैंड की। फिर है सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, तो अमेरिका में। विधि का शासन इंग्लैंड में, सही आंसर हो जाएगा बी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो NPC है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है। और अगला क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता किन देशों में है? तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन किसने कहा था? तो लास्की ने कहा है। विधि की उचित प्रक्रिया ये अमेरिका की है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में है। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के निकट इसलिए है क्योंकि दोनों में एक सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिकी संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के कार्यालय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 2। आप जानते हैं कि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, और अनुच्छेद 2 वहाँ के राष्ट्रपति से संबंधित है। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो कॉमन सभा कहते हैं वहाँ की निम्न सदन को, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे हमारे वहाँ है लोकसभा, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसको कॉमन सभा भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। कुछ मामलों में सीनेट की समर्थन की आवश्यकता होती है। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। ध्यान रखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 से संबंधित हैं, और वहाँ पे वो सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है, जबकि फ्रांस में प्रधानमंत्री का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 39 में है। ये जो वीडियो है वो केवल आपके रिवीजन पर्पस से है, इसलिए आप यहाँ अगर न्यू हैं तो सीखना आपके लिए शायद बहुत इजी न लगता हो, लेकिन पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के लिए। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? तो दार्शनिक लक्ष्य हैं इसके, वैज्ञानिक हैं, और शासन नीति के प्रयोग उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में किसकी उपेक्षा हुई? तो पारंपरिक जो उपागम थे उसमें आनुभाविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की क्या विशेषता नहीं है? यहाँ आंसर गलत दिया है। देखिए वहाँ पे अनुभववादी अध्ययन जो है उसमें नहीं हुआ था, तो कह रहा है क्या उसकी विशेषता नहीं है? तो अनुभववादी अध्ययन उसकी विशेषता नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या तो कुछ नहीं है। ये GK रॉबर्ट्स का स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान सकते हैं इसको। तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ नहीं है, ये GK रॉबर्ट्स का कथन है।
अगला क्वेश्चन है, विधि की जो उचित प्रक्रिया है ये अमेरिका में है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में है। ध्यान रखेंगे हमें हमेशा, इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पे अमेरिका में जो है कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। उचित और अनुचित प्रक्रिया वो वहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो विधि कहती है हम वही काम करते हैं। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि विधि की कौन सी प्रक्रिया उचित है। ठीक है, आई होप कि दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। किस देश की शासन व्यवस्था है, तो फ्रांस, क्योंकि वहाँ पे जो है संघात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिक्सचर होता है। ठीक है, ना तो प्योरली वो अध्यक्षात्मक है, ना ही वो प्योरली संसदात्मक है। सॉरी, मैंने संघात्मक बोल दिया था, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक की बात कर रहे थे हम। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगा। हमने जो मेरे दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी हमने आपके लिए डिस्कस किया। ठीक है, और भी टॉपिक हैं में फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल राइट्स वगैरह के, और तो आई होप सो कि आप उसको बीए वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। और यदि और वीडियो चाहते हैं इस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई एडवाइस हो, कोई सलाह हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई और कंटेंट किसी टॉपिक पे चाहते हो पॉलिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।